नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मास्टर स्ट्रोक देख रहे हैं, आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में राजनीतिक दलों के पावर स्ट्रोक की एनालिसिस करने का वक्त है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद बीजेपी में इस्तीफों का दौर आज भी जारी रहा। आज योगी सरकार के वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा भेजा। हालांकि दारा सिंह के इस्तीफे के कयास तो कल से ही लगाए जा रहे थे। बीजेपी में एक तरफ इस्तीफों की लाइन लगी है, दूसरी तरफ पार्टी जो है स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाने और आगे के डैमेज कंट्रोल में जुटी भी हुई है। स्वामी के सुर बीजेपी के लिए तल्ख होते जा रहे हैं। सवाल यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे से बीजेपी को नुकसान किस तरीके का हो सकता है, कौन सा डर सता रहा है और क्या इससे बीजेपी पर फर्क भी पड़ेगा। इसीलिए सी वोटर के सर्वे में हमने यूपी की जनता से पूछा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे से बीजेपी पर क्या असर पड़ेगा। इस सवाल के जवाब में 40% लोगों ने कहा कि हाँ असर पड़ेगा, लेकिन 47% लोग मानते हैं कि बीजेपी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। बीजेपी पर असर के साथ साथ सवाल यह भी कि क्या स्वामी के इस्तीफे से यूपी के चुनाव में जाति कार्ड फिर से हावी हो सकता है। इसकी पड़ताल मास्टर स्ट्रोक की इस कवर स्टोरी में करने का वक्त है। देखिए आप गौर से। मुझे जहाँ तक जनज्ञान में आया है, उनसे हमारे वरिष्ठ नेतागण चर्चा भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। उनको रोकना चाहिए। कमान से निकला तीर कभी वापस नहीं होता और स्वामी प्रसाद का लिया गया निर्णय भी कभी वापस होने वाला नहीं है। जिनके बात करने से अंतर आएगा, जिनके बात करने से वो आश्वस्त होंगे, उन लोगों को बात करनी पड़ेगी और मुझे लगता है वो कर भी रहे हैं। मान मनोबल की कोशिश जारी है। अमित शाह जी का फोन आया था आपके पास और केशव मौर्य जो लगे हुए हैं। कौन टेलीफोन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, मैं उसको अटेंड नहीं कर पा रहा हूं। आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य में ऐसा क्या है जो उन्हें मनाने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और स्वामी टस से मस भी नहीं हो रहे हैं, ना ही सस्पेंस से पर्दा उठा रहे हैं। कौन आएगा कौन नहीं आएगा 14 जनवरी को स्पष्ट हो जाएगा। खिचड़ी भोज होगा उस दिन सारे नेताओं का। स्वाभाविक रूप से वो इत्तेफाक से खिचड़ी की तारीख भी है और ऐसा संजोग बना है कि 14 जनवरी को भी मेरा भी फैसला आने जा रहा है। अब स्वामी मकर संक्रांति के दिन क्या खिचड़ी पकाने वाले हैं, इसकी भविष्यवाणी करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि खिचड़ी के लिए जरूरी चीजें उन्होंने इस्तीफे के बाद से ही जुटानी शुरू कर दी है। मंगलवार को उनके इस्तीफे के साथ ही बीजेपी के 3 विधायकों ने इस्तीफा दिया। 24 घंटे के अंदर बीजेपी को उन्होंने फिर झटका दिया। अब योगी सरकार के वन और पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान ने बीजेपी पर इस्तीफे की बिजली गिराई। इसके अलावा भदोही से बीजेपी विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया। पश्चिमी यूपी के कद्दावर नेता अवतार सिंह भड़ाना ने भी बीजेपी छोड़कर आरएलडी का दामन थाम लिया। 2 दिनों में 2 कैबिनेट मंत्रियों का इस्तीफा योगी सरकार के लिए किसी झटके से कम तो नहीं है और दोनों ही इस्तीफों में लगभग एक ही जैसा मजमू है। दोनों ने ही योगी सरकार को पिछड़ा और दलित, किसान और मजदूर विरोधी बताया है। इससे यही जाहिर होता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का फॉर्मेट सेट है और तैयारी पूरी है। दारा सिंह ने भी इस्तीफे के बाद लगभग वही कहा जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था। सारे लोगों के आशीर्वाद और सहयोग से भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को इतना बड़ा मैंडेट मिला। पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद 5 साल तक अपने हकूक के लिए, अपने लिए न्याय के लिए गुहार करते रहे, लेकिन उनकी सुनी नहीं गई। कई बार मैंने अपनी बात को मैं बताता रहा, अपने लखनऊ से लेकर के ऊपर के नेताओं तक, लेकिन मेरी बात को अनसुनी कर दिया गया और इस अनसुनी के नाते आखिर में मुझे आज निर्णय लेना पड़ा कि मैं त्यागपत्र दे दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य और एक एक करके उनके समर्थकों के इस्तीफे से बीजेपी को झटके पर झटका लग रहा है, क्योंकि मौर्य की इस बिसात से बीजेपी को उस वोट बैंक के खिसकने का डर सता रहा है जिसके दम पर उसने पिछले चुनावों में अखिलेश के कोर वोट बैंक को बौना कर दिया था। स्वामी प्रसाद मौर्य और फिर उनके समर्थकों को का एक एक कर इस्तीफा बीजेपी के लिए इसलिए परेशानी का सबब है क्योंकि इससे चुनाव में फिर जाति फैक्टर का बोलबाला होने का खतरा बढ़ गया है और अगर चुनाव अगड़े पिछड़े में बढ़ जाएगा तो बीजेपी का गणित
गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि यूपी में ओबीसी वोट बैंक करीब 43% है, इसमें यादव वोट बैंक 10% है, मौर्य का नंबर आता है उसके बाद जिसकी संख्या करीब 5% के आसपास है, कुर्मी वोट भी 5% माना जाता है, जबकि जाट वोट 4% है और राजभर 4% है। इतनी ही संख्या निषाद और केवट जाति की भी है, जबकि लोधी 3% है और अन्य ओबीसी की संख्या 6% आप देख रहे हैं उसके आसपास है। इस 43% वोट का सबसे बड़ा हिस्सा यादव वोट बैंक अखिलेश के पास है, मजबूत है, लेकिन उसके बाद मौर्य वोट बैंक आता है जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य का प्रभाव माना जाता है। मौर्य वोट बैंक से यूपी के 13 जिलों की सीटें प्रभावित होती है। कौन सी? फर्रुखाबाद, इटावा, औरैया, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, बदायूं, फिरोजाबाद, एटा, मिर्जापुर, मैनपुरी, हरदोई, कन्नौज, कानपुर देहात, जालौन, इन सभी इलाकों की कुल सीटों की जो संख्या है वो करीब 105 के आसपास है। यानी स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से अगर लड़ाई अगड़ा पिछड़ा में बदल जाती है तो बीजेपी को 105 सीटों पर नुकसान उठाना पड़ सकता है और इसीलिए बीजेपी नहीं चाहती कि चुनाव में जाति कार्ड चले। दूसरी तरफ अखिलेश जाति का नाम लिए बगैर वोटों को अब गिनती और प्रतिशत में जोड़कर अपना समीकरण समझाने में लगे हुए हैं। जो अब की का चुनाव है वो अगर लोग सोच रहे हैं कि जातीय आधार पर होगा तो गलत सोच रहे हैं, क्योंकि होगा तो ये बिल्कुल विकास के नाम पर। और मोदी योगी जी ने जो किया है विकास और जिस तरह से जनता तक वो पहुंचे हैं, तो ये चुनाव तो बीजेपी के पक्ष में ही जाएगा। आज 80% वोट समाजवादी पार्टी और गठबंधन जितने सहयोगी दल उनके साथ है और 20% जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। अगर 80% समाजवादी पार्टी और सहयोगी दलों के साथ जनता है और 20% अगर जनता खिलाफ है तो भारतीय जनता पार्टी का साफ होना उत्तर प्रदेश से निश्चित है। यूपी में पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बीजेपी गैर यादव पिछड़ा वर्ग का बड़ा वोट हासिल करने में कामयाब रही और कुर्सी तक पहुंची भी, जबकि अखिलेश इसी वोट बैंक में सेंध लगने से अर्श से फर्श पर आ गए। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यादव वोट बैंक का 10% हिस्सा मिला, जबकि समाजवादी पार्टी को 66%। कुर्मी और कोयरी वोट का 57% हिस्सा बीजेपी ने हासिल किया, अखिलेश के खाते में 18% ही आया। अन्य ओबीसी का भी 61% वोट बीजेपी को मिला और अखिलेश को सिर्फ 12% मिल पाया। नतीजा यूपी से अखिलेश का सफाया हो गया। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 23% यादव वोट मिला और समाजवादी पार्टी को 60%, लेकिन कोयरी कुर्मी का 80% वोट बीजेपी को मिला और महज 14% अखिलेश के खाते में आया। अन्य ओबीसी के 72% ने कमल पर मोहर लगाई और सिर्फ 18% साइकिल पर सवार हो पाए। नतीजा यूपी से ही बीजेपी और उसके सहयोगियों ने 64 सीट हासिल कर ली। बीजेपी जानती है कि यूपी में उसकी कामयाबी का मूल मंत्र है क्या। स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके बाद पिछड़ा वर्ग के नेताओं के इस्तीफे से बीजेपी को अपने ओबीसी वोट बैंक में सेंध लगने का डर तो सता रहा है। इसीलिए बीजेपी परेशान है और विपक्ष को कुर्सी के सपने आने लगे हैं। एक तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कभी कुछ बोला नहीं 5 साल में। चुनाव के पहले जाने का मतलब कुछ और भी होता है, वो खुलासा वो खुद ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। अब देखिएगा, अब शुरू हो जाएगा आज से कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी के समर्थन में बयान आने शुरू हो जाएंगे। 14 तारीख को पूरा फिगर आपको दिखेगा आप ही की स्क्रीन पर, उसके बाद 20 तारीख को वो भी आ जाएगा। इससे पहले वाली रिपोर्ट में जब आप खबर देख रहे थे और विस्तार से जो खबर हम आपको दिखा रहे थे उसमें रविन्द्रनाथ त्रिपाठी के इस्तीफे की भी खबर वो गलती से चली है। हम खेद प्रकट करते हैं। रविन्द्रनाथ त्रिपाठी इस वक्त भी बीजेपी के सिपाही हैं और उन्होंने इस बात का ऐलान जगजाहिर करते हुए कर दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद अब यूपी में दल बदल का T20 जो है वो शुरू हो गया है। आज यूपी में पूरे दिन इस्तीफे और दल बदलने का सिलसिला चलता रहा, जिसमें बीजेपी ने अखिलेश और कांग्रेस के किले में सेंध लगाई। अखिलेश ने भी कांग्रेस को चोट पहुंचाई। कांग्रेस विधायक नरेश सैनी ने आज बीजेपी का दामन थामा। मुलायम परिवार के करीबी रिश्तेदार हरिओम यादव समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए।
समाजवादी पार्टी के एक और पूर्व विधायक धर्मपाल सिंह आज बीजेपी का हाथ थामते हुए दिखाई दिए। इसके साथ ही कांग्रेस के दो बड़े चेहरे अखिलेश के खेमे में आ गए। सहारनपुर से कांग्रेस के नेता इमरान मसूद साइकिल पर सवार हो गए। कांग्रेस के विधायक मसूद अख्तर ने भी समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। पहले कांग्रेस के साथ थे। यूपी में इस दल बदल का जो पारा है वो स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद से ही तेज हुआ, क्योंकि इस इस्तीफे से यूपी चुनाव में जाति का कार्ड फिर से हावी होने की संभावना है। इसी संभावना के तहत बीजेपी स्वामी प्रसाद मौर्य से इस्तीफे के चलते उनके जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई का फॉर्मूला तलाशने में जुट गई है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे से मौर्य वोट बैंक के नुकसान का खतरा है और इसीलिए उसे साधने के लिए बीजेपी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को उतार सकती है। इसीलिए यूपी की जनता से सी वोटर के सर्वे में हमने ये जानने की कोशिश की, मौर्य वर्सेस मौर्य। तो 51% लोगों का कहना है कि केशव प्रसाद मौर्य बड़े नेता है। 31% लोग कहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े नेता है। और ये डिफरेंस साफ तौर पर दिखा। इस ओपिनियन पोल के बाद एबीपी न्यूज इन दोनों नेताओं की कर्मभूमि पहुंचा और इसके किले की ताकत को नापने की कोशिश की, खास मास्टर स्ट्रोक के व्यूअर्स के लिए। हर निर्णय मेरा चौंकाने वाला होता है, प्रदेश हित में होता है, सरकार बनाने और बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाता है और यह भी मेरा फैसला भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ताबूत में अंतिम कील होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे और इस तेवर के बावजूद बीजेपी उन्हें मना तो जरूर रही है, लेकिन अब उनकी कमी को पूरा करने का प्लान भी तैयार हो रहा है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से मौर्य वोट बैंक में सेंध का खतरा है, जो यूपी की 105 सीटों को प्रभावित करता है। इस नुकसान की भरपाई अब बीजेपी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो यूपी में अब मौर्य बनाम मौर्य की जंग का एक और मोर्चा खुलने जा रहा है। इनकी ताकत का अंदाजा लगाने के लिए एबीपी न्यूज इन दोनों मौर्य की कर्म भूमि पहुंचा और वहां के वोटर्स की राय जानी। पहले आपको बीजेपी के बागी हुए स्वामी प्रसाद मौर्य की कर्मभूमि कुशीनगर ले चलते हैं। कुशीनगर की पडरौना विधानसभा सीट स्वामी प्रसाद मौर्य की कर्मभूमि है। यहाँ से वो 3 बार विधायक चुने गए हैं और अभी भी वो यहीं से विधायक हैं। यहाँ वोटर पार्टी से ऊपर मौर्य को अपना नेता मानता दिखा। अच्छा, ये बताइए कि मौर्य जी ने कल भाजपा को अलविदा कर दिया है, नई पार्टी में जा रहे हैं, क्या स्थिति रहेगी आप लोगों की? हम लोग उनके साथ में रहे हैं और साथ में रहेंगे। हमारी सोच है कि मौर्य जी से अच्छा यहाँ बेहतर कोई नेता नहीं है और वो जिस दल में रहेंगे उस दल में हम लोग रहेंगे। नहीं, भाजपा से मतलब नहीं है, हम लोग मौर्य जी से मतलब है। मौर्य जी जहाँ रहेंगे उनके साथ हम लोग रहेंगे, तन मन धन तीनों से। जिसमें इज्जत हमारा होगा उसमें वो रहेंगे, उनके साथ हैं। आप मौर्य जी के साथ हैं? हाँ, मौर्य जी के साथ हैं। इस इलाके की राय ये कहती है कि वोटर अपने नेता के साथ है, यानी अपने गढ़ में स्वामी प्रसाद मौर्य मजबूत जरूर है। कुशीनगर के बाद अब चलते हैं कौशाम्बी। तो इस विधानसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य के अलग होने से यानी बीजेपी छोड़ने से केशव प्रसाद मौर्य जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, उनके इलाके में लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि दोनों ही मौर्य समाज के बड़े नेता हैं। कौशाम्बी का ये वो इलाका है जो यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की कर्मभूमि है। यहाँ के लोग अपने नेता यानी केशव प्रसाद मौर्य के साथ खड़े हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे को वो ज्यादा तवज्जो दे ही नहीं रहे। यहाँ पे जो स्वामी प्रसाद मौर्य निकल लिए हैं सपा में, तो नुकसान तो नहीं होगा इधर केशव प्रसाद मौर्य का? नुकसान नहीं है, कोई नुकसान। क्यों? अरे क्यों क्या, भाजपा का कार्यकर्ता और एक वोटर जो है भाजपा के नाम से जो है काम कर रहा है। नहीं, केशव प्रसाद मौर्य तो बाद के नेता है ना, वो तो उनको 6 साल का अनुभव है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को 35 साल का अनुभव है। केशव स्वामी प्रसाद किधर जाएंगे, जिधर केशव हैं या जिधर स्वामी प्रसाद मौर्य? ये तो कोई कहने की बात नहीं है। समाज का जनाधार जिस तरफ जाएगा हम भी उसी तरफ जाएंगे। मतलब केशव प्रसाद मौर्य को ही वोट देंगे? हाँ, हम तो देंगे उन्हीं को वोट, चाहे कुछ हो जाए। कुछ क्या हो जाएगा, हमारा मोहल्ला भाई, हम पहले अपना गांव घर वाले को देखेंगे, बाद में बाहर को देखेंगे। आग लगती तो मोहल्ले वाला बुझाता है, पहले ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, केशव जी की जो बात है तो यहाँ से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
और अगर मान लीजिए अगर वो कल को यहाँ से इलेक्शन लड़ते भी हैं तो वो अच्छी वोटों से जीतेंगे। यानी दोनों मौर्य अपने अपने गढ़ में तो मजबूत हैं, लेकिन यूपी के दूसरे इलाकों के मौर्य समाज को लुभाने में कौन बाजी मारेगा, इसका अंदाजा लगाना अभी तो मुश्किल है। कौशाम्बी से संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी और कुशीनगर से अखिलेश तिवारी की रिपोर्ट। तो एक तरफ पार्टी बदलने का दौर चल रहा है, दूसरी तरफ रणनीति बनाई जा रही है समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव द्वारा। वो छोटे छोटे दलों को जो कुनबा उन्होंने बना दिया है उसे एकजुट करने का ब्लूप्रिंट तैयार करने में वो आजकल जुट गए हैं। इसके लिए आज अखिलेश ने अपने सहयोगी दलों के साथ एक बैठक की। इसमें गठबंधन की सीटों को लेकर चर्चा हुई और इस चर्चा के बाद एक फॉर्मूला निकाला गया। फॉर्मूले में डबल डोज का जिक्र आया। ये फॉर्मूला डबल डोज कहलाएगा। अब ये डबल डोज फॉर्मूला है क्या? इस फॉर्मूले से अखिलेश 11 दलों को कैसे खुश रखेंगे, उस कलह से कैसे अपने आप को बचाएंगे, इसकी पड़ताल मास्टर स्ट्रोक की स्पेशल स्टोरी में, रिपोर्ट में होगी। ये अखिलेश के उन सिपह सालारों की तस्वीर है जिनके दम पर वो 2022 के चुनावी रण क्षेत्र में बीजेपी से मुकाबले के लिए उतरे हैं। लेकिन इस कुनबे को अखिलेश संभालेंगे कैसे, ये अखिलेश के लिए चुनाव जीतने जैसी ही अग्नि परीक्षा है। और इसके लिए अखिलेश ने एक फॉर्मूला तैयार कर लिया है। इसे डबल डोज का नाम दिया गया है। सीटों का बंटवारा इसी फॉर्मूले के तहत अब होगा, जिसमें सहयोगी दल कुछ सीटों पर अपने चुनाव निशान पर उम्मीदवार उतारेंगे, जबकि कुछ सीटों पर उनके उम्मीदवार साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा ये भी तय हुआ है सहयोगियों के साथ सीटों के समझौते का ऐलान एक बार में न होकर चरणबद्ध तरीके से होगा। इस डबल डोज फॉर्मूले से सहयोगियों के खाते में सीटें भी अलॉट कर दी गई है। इसके मुताबिक जयंत चौधरी की आरएलडी को 26 से 30 सीटें देने का फैसला हुआ है। ओपी राजभर को 8 से 10 सीटें दी जा रही है। महान दल के केशव देव मौर्य को 3 से 5 सीटें मिलेंगी, जबकि जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के संजय चौहान को 3 सीटें दी गई है। अपना दल कमेरावादी की कृष्णा पटेल को 2 सीटें देने का फैसला हुआ है। इसके अलावा अखिलेश ने 1 सीट ममता बनर्जी की टीएमसी और 1 सीट शरद पवार की एनसीपी को भी देने का ऐलान किया है। अखिलेश पहले ही मेला होबे का नारा दे चुके हैं और शायद यही वजह है कि उन्होंने टीएमसी और एनसीपी को 1-1 सीट देने का ऐलान किया है। बुलंदशहर की अनूप शहर सीट से एनसीपी के के शर्मा चुनाव लड़ेंगे और मिर्जापुर से टीएमसी के ललितेश पति त्रिपाठी उम्मीदवार होंगे। अखिलेश के फॉर्मूले से ये भी साफ है कि उन्होंने अभी भी दूसरे दलों से आने वालों के लिए दरवाजे खोल रखे हैं और सहयोगियों को रण में उतारने का ब्लूप्रिंट दे दिया है। ये सबके सुझाव मांगे गए, सुझाव सबके सुन करके ये तय हुआ कि जिस दल का, जिस नेता का जिधर प्रभाव है वो अपने अपने प्रत्याशी तय कर ले, कहाँ से वो जीत सकता है। अखिलेश यादव ने चरणबद्ध तरीके से अपने सहयोगियों की सीटों का ऐलान कुनबे में कलह रोकने के लिए किया है। साथ ही अखिलेश चाहते हैं कि दुश्मन को उनकी रणनीति का कम से कम पता लगे, इसी वजह से वो एहतियात भी बरत रहे हैं। ओपिनियन पोल में अखिलेश भले ही भारतीय जनता पार्टी से पीछे नजर आ रहे हों, लेकिन उनकी तैयारियों से साफ है कि वो रेस में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। नजर हमें लगातार वोटर्स पे भी बनाए रखनी है और वोटर्स को लुभाने वाली पार्टियों पर भी, कभी कोई आगे कभी कोई आगे, लेकिन देखना यह है कि क्या आखिरकार चुनाव के बाद नतीजे आते हैं। देश में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सोमवार को कम केसेस आए थे, हमने कल के मास्टर स्ट्रोक में आपको उसकी वजह बता भी दी थी, लेकिन आज फिर से केसेस बढ़ गए हैं जैसा अनुमान था। आंकड़ा 2 लाख के करीब पहुंच गया है। सरकार लगातार कह रही है कि कोरोना के इस ओमिक्रॉन वेरिएंट को हल्के में मत लीजिए। लोग भले ही इसे मामूली सर्दी खांसी मान रहे हों, लेकिन ये खतरनाक वायरस है, बहुत तेजी से फैल रहा है, अपने आप को बदलता भी बहुत तेजी से है, इसीलिए प्लीज बचकर रहिए। पिछले 24 घंटे में केस आए
1,94,720, यानी भारत में हर घंटे 8,113 केसेस आ रहे हैं। एक हफ्ते में देश में 10,52,000 केसेस आ चुके हैं। मई के बाद ये पहली बार है जब 7 दिनों में भारत में 10 लाख से ज्यादा केस आए हैं। 26 मई से 31 मई के बीच सिर्फ 6 दिनों में ही 10,99,000 केसेस आए थे, जबकि अब 6 जनवरी से 12 जनवरी के बीच 7 दिनों में 10,52,000 केसेस सामने आए हैं। अगर राज्यों की बात करें तो सबसे बुरा हाल महाराष्ट्र का है, जहां एक हफ्ते में 2,57,000, पश्चिम बंगाल में 1,31,000, दिल्ली में 1,26,000, तमिलनाडु में 74,000, कर्नाटक में 64,803 और उत्तर प्रदेश में 42,833 केसेस आए हैं। जिन राज्यों में कोरोना के केसेस ज्यादा आ रहे हैं, वहां एक्टिव केसेस भी बढ़ रहे हैं। 19 राज्यों में 10,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 2,25,000 एक्टिव केसेस हैं, पश्चिम बंगाल में 1,02,000 एक्टिव केसेस हैं, तमिलनाडु में 75,000 और दिल्ली में 74,881 एक्टिव केसेस हैं। कोरोना की तीसरी लहर किस तरह से फैल रही है, इसका अंदाजा आज आई एक नई रिसर्च से पता चल गया है। 2020 में पहली लहर में लोकल सर्कल्स ने एक सर्वे किया था, जिससे पता चला था कि 7% लोगों का कोई ना कोई जानने वाला कोविड पॉजिटिव है। 2021 में आई दूसरी लहर के दौरान 51% लोगों का कोई ना कोई जानने वाला पॉजिटिव पाया गया। अब जनवरी 2022 में तीसरी लहर के दौरान पता चला कि 50% से ज्यादा भारतीयों का कोई ना कोई जानने वाला संक्रमित है। सर्वे में ये भी पता चला कि 15% लोगों ने कोरोना के लक्षण होने के बावजूद RT-PCR टेस्ट नहीं करवाया। 6 में से एक व्यक्ति RT-PCR टेस्ट नहीं करवा रहा है और घर पर क्वारंटीन ही रहकर ठीक हो रहा है। उधर सरकार ने भी अपनी डिस्चार्ज और टेस्टिंग पॉलिसी में बदलाव किए हैं। अगर आप टेस्ट पॉजिटिव होने के 7 दिन में 3 सक्सेसिव दिन तक अगर आपको बुखार ना हो, तब आप अपने आप को डिस्चार्ज मान सकते हैं, चाहे आप होम आइसोलेशन में हो और चाहे आप कोविड केयर सेंटर में हो। आपको 7 दिन में से अगर 3 दिन सक्सेसिव डेज टेस्टिंग के बाद अगर आपको कोई फीवर ना हो तो आप डिस्चार्ज माने जा सकते हैं और उसके लिए डिस्चार्ज होने के बाद भी टेस्टिंग कराने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश प्रमुख सचिव ने कुछ दिन पहले कहा था कि ओमिक्रॉन हल्की सर्दी खांसी ही है, लेकिन जानकार कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। इसका कोविड जो हमारा ओमिक्रॉन का सवाल है, ये वैसे ही जैसे कि खांसी जुकाम और बुखार होता है, ये उतना मुश्किल नहीं है जैसे कि कोविड का जो दूसरी लहर आई थी। और इस बहाने आपका एक इम्यूनिटी भी बहुत बढ़ रही है, इम्यूनिटी भी आपकी बढ़ रही है आगे के लिए। और वो आता है, थोड़ा मोड़ा बुखार आता है, खांसी जुकाम हुआ और उसका 7 दिन के अंदर चला जाता है, तो हॉस्पिटलाइजेशन का नंबर बहुत कम है, तो इससे कोई घबराने की बात नहीं है। ओमिक्रॉन इज़ नॉट कॉमन कोल्ड। इतना सिंपल, इतना साधारण ये नहीं है कि हम इसको लाइटली लें। एक भावना बने जा रही है कि क्या होगा, ऐसा नहीं सोचें। और आज ये भी सोचें कि अगर इस तरह का इसका स्वरूप है तो इसलिए भी है कि इतनी ज़्यादा वैक्सीनेशन हो गई है। हमने देखा है वैक्सीनेटेड लोगों का स्वभाव, उनके आउटकम्स जैसे डेटा में दिखाया गया, इसीलिए बचे हुए हैं। दूसरी लहर के दौरान कैसे दवाओं की किल्लत थी, लोगों को दवाइयां नहीं मिली, दवाओं की कालाबाजारी हुई। अब सरकार कह रही है कि इतनी दवाएं देने की जरूरत नहीं थी। इसीलिए तीसरी लहर के लिए सरकार ने कोरोना होने पर दवाएं लेने का प्रोटोकॉल भी बदला है। माइल्ड में सिर्फ बुखार के लिए पैरासीटामोल दी जाती है, खांसी के लिए आयुष का सिरप हो सकता है, कफ सिरप हो सकता है, एंड दैट्स ऑल। गर्म पानी पीजिए, गरारे करिए। 5 दिन से ज़्यादा खांसी होती है तो एक ब्यूडेनोसाइड इनहेलर होता है, लिखा है, हमें लगता है उससे फ़ायदा होता है। These are the only 3 things to be done: cough syrup, paracetamol and budesonide in selected cases. 4-5 दिन से ज़्यादा चले तो। इसके अलावा आराम करिए, गरारे करिए, हाइड्रेशन ठीक रखिए, खाना खाइए, पॉजिटिव माइंड रखिए। कुल मिलाकर कोरोना होने पर घबराना नहीं है, आइसोलेशन में रहना है
और जिसको वैक्सीन नहीं लगी उसे तुरंत टीकाकरण करवाना है, क्योंकि डबल डोज लेने वालों पर वायरस का खतरा कम है। उत्तर प्रदेश में कोरोना से कितना बुरा हाल हो सकता है ये हम दूसरी लहर में देख चुके हैं, लेकिन तीसरी लहर में उत्तर प्रदेश में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, ये भी आगाह करना हमारी जिम्मेदारी है। चुनावों की वजह से लापरवाही हो रही है, लेकिन प्रयागराज का माघ मेला कोरोना का बड़ा स्प्रेडर बन सकता है। 14 तारीख से मेला शुरू होगा, लेकिन उससे पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है कि आम लोगों का प्रवेश जो है वहां निषेध कर दिया जाए, बंद हो जाए। सिर्फ अखाड़ों को और कल्पवासियों को ही इजाजत दी जाए। सिर्फ 2 दिन बाद प्रयागराज में माघ मेला लगेगा, लेकिन उससे पहले ही मेले पर कोरोना का खतरा और ज्यादा गहराता जा रहा है। मेले में आज भी कोरोना के 4 केसेस आए हैं। मेले के आयोजन को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि अभी ना तो मेले की शुरुआत हुई है और ना ही श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हुआ है। ऐसे में अब संत महात्मा भी मेले पर रोक लगाए जाने की मांग उठाने लगे हैं। प्रयागराज के शनि मंदिर के पीठाधीश्वर आचार्य प्रवीण मिश्रा ने मेले पर रोक लगाने की मांग की है, लेकिन ये भी कहा कि कल्पवासियों को अनुमति दी जानी चाहिए। देखिए, कल्पवासियों का तो भाई अपना संकल्प है, तो उनका तो अपना पूर्ण करना है। तो कल्पवासी अपने टेंट में भी रहते हैं, वो बाहर थोड़ी ज़्यादा कम रहते हैं। मेन रोक लगाना चाहिए जो यहाँ पे जो मेला लगता है बाहर, जिसमें झूले या ये सब लगते हैं, वहाँ पे लोकल भीड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठी होती है, उसको प्रशासन को रोकना चाहिए। और जो कल्पवासी हैं उनको एक जगह इकट्ठे करके उधर उनकी व्यवस्थाएँ ठीक कर दें। मेले में अंदर अगर भीड़ नहीं आएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस बीच मेले में लगातार लापरवाही चल रही है। मेले के लिए सड़क बना रहे दर्जनों मजदूर कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं माघ मेला क्षेत्र के उस स्टोर रूम में, जहां आप देख सकते हैं कि चकड़ प्लेटें जो है यहां से ढोई जा रही हैं। इन्हें गंगा की रेती पर बिछाया जाएगा। इन्हीं लोहे की इन्हीं चकड़ प्लेटों से सड़कें बनाई जाएंगी। दर्जनों मजदूर यहां पर काम में लगाए गए हैं, लेकिन किसी एक के चेहरे पर भी आपको मास्क नजर नहीं आएगा। ये सरकारी इंतजाम है। जब आप मास्क नहीं पहना सकते हैं अपने मातहतों को, तो लाखों की भीड़ को कैसे रोकेंगे, कैसे उनसे कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराएंगे? पिछले 3 दिनों से प्रयागराज में कोरोना के केसेस भी बढ़ रहे हैं। 9 जनवरी को सिर्फ 137 केसेस आए थे, 10 जनवरी को ये 220 हुए और 11 जनवरी होते होते कोरोना के कुल 273 केसेस सामने आए। अभी प्रयागराज में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 1000 के पार है। मेले पर रोक लगाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका भी दाखिल हुई है। पर्यावरणविद उत्कर्ष मिश्र ने जनहित याचिका लगाई है। याचिका में कहा गया है कि मेले पर रोक लगनी चाहिए, सिर्फ कल्पवासियों को ही रहने की इजाजत मिलनी चाहिए। अखाड़े के संतों को स्नान करने की अनुमति देनी चाहिए। आम लोगों के मेले में आने पर रोक लगाई जानी चाहिए। याचिका में ये भी कहा गया है कि पिछले साल हरिद्वार कुंभ में कोरोना नहीं फैलने के दावे किए गए थे, लेकिन बाद में हालात बिगड़ने पर मेला बीच में ही रोकना पड़ा था। हरिद्वार कुंभ मेला पूरे उत्तराखंड के लिए कोरोना का सुपर स्प्रेडर साबित हुआ था। 1 अप्रैल से 7 मई तक राज्यों में 1,30,000 कोरोना केसेस आए थे और 1,713 लोगों की मौत हुई थी। कुंभ के बाद कोरोना केसेस में 1800% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। इसी से सबक लेते हुए इस बार हरिद्वार प्रशासन ने मकर संक्रांति पर होने वाले गंगा स्नान पर रोक लगा दी है, लेकिन प्रयागराज में माघ मेला चालू है। और अब आपको मास्टर स्ट्रोक में देश के जो चुनावी राज्य हैं उसकी कोरोना रिपोर्ट देने का वक्त आ गया है। जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं वहां लगातार कोरोना बढ़ रहा है। एबीपी न्यूज़ ने लगातार मुहिम चलाई, खबर दिखाई कि कोरोना की इस तीसरी लहर में चुनावी रैलियां नहीं होनी चाहिए। इल्तिजा भी की, प्रार्थना भी की। इसके बाद चुनाव आयोग ने रैलियों पर पाबंदी तो लगाई, लेकिन अभी भी लोग लापरवाही कर रहे हैं और यही वजह है कि कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना सिर्फ आपकी लापरवाही देखता है और फिर आप पर अटैक करता है। तस्वीरें कुछ दिन पुरानी हैं, जब कोविड नियमों को ताक पर रखकर हर पार्टी बड़ी बड़ी रैली कर रही थी। चुनावों के ऐलान के बाद आयोग ने रैलियों पर पाबंदी लगाई हुई है, लेकिन बावजूद इसके चुनावी राज्यों में कोरोना लगातार बढ़ रहा है।
पिछले 7 दिनों में उत्तर प्रदेश में 444%, उत्तराखंड में 321%, पंजाब में 153%, गोवा में 147% और मणिपुर में 329% डेली केसेस बढ़ गए हैं। डेली केसेस में सबसे बुरा हाल उत्तर प्रदेश का ही दिख रहा है। एक्टिव केसेस में भी यूपी सबसे आगे है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 44,466 एक्टिव केसेस है। उत्तराखंड में 6,603, पंजाब में 23,235, गोवा में 12,019 और मणिपुर में 539 एक्टिव केसेस हैं। यूपी में कोरोना से बुरा हाल नजर आ रहा है, लेकिन बावजूद इसके पार्टियां प्रचार में लापरवाही बरत रही हैं। भाजपा है तो भरोसा है। ये हापुड़ की तस्वीरें हैं, जहां बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं, लेकिन कुछ ने मास्क मुंह से उतारा भी हुआ है। हमारी शांति के लिए और बहनों की सुरक्षा के लिए। गोवा और पंजाब में सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी है। गोवा में सबसे ज्यादा 30.37% संक्रमण दर है, यानी हर 100 टेस्ट में 30 पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। पंजाब में 18.64%, यूपी में 5.4%, उत्तराखंड में 8.38%, मणिपुर में 5.08% संक्रमण दर है। इन राज्यों में आम लोगों के साथ साथ नेता भी पॉजिटिव हो रहे हैं और 5 में से 3 राज्यों में कम वैक्सीनेशन हुआ भी है और इसीलिए वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने की जरूरत आ भी चली है। यूपी में जहां 90% लोगों को पहली डोज लगी है, तो सिर्फ 54% लोगों को दोनों डोजेज लगी है। उत्तराखंड में 98% लोगों को पहली डोज लग गई है, लेकिन 82% को ही दोनों डोजेज लगी है। पंजाब में 78% को पहली डोज लगी है, जबकि सिर्फ 45% लोगों को दोनों डोज लगी है। गोवा में 103% को पहली डोज लग गई है, लेकिन 88% लोगों को ही लग पाई है दोनों डोजेज। अगर मणिपुर की बात करें, 64% लोगों को पहली डोज लगी है और सिर्फ 48% को वैक्सीन की दोनों डोजेज लगी है। इसीलिए इन राज्यों में विशेष तौर पर ध्यान देना ही होगा ताकि कोरोना को नियंत्रण में रखा जा सके। और इसीलिए मास्क को अपना साथी बना लीजिए, उससे दूरी मत कीजिए। दूरी आप उन लोगों से कीजिए जिन पर हो सकता है कोरोना का संक्रमण और आक्रमण दोनों हो गया हो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।